जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज 29 अगस्त है और डेली करंट अफेयर्स आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो मैप की डिटेलिंग होती है, द हिंदू की बैकग्राउंड डिटेल, साथ ही साथ एक एशिया की रिवर जो अभी चल रही है, पीआईबी एडिटोरियल डाउन टू अर्थ फ्रंटलाइन, सारा चीजें कंपाइल करके एक जगह पे आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एडिटोरियल है, डेली करंट अफेयर है, पीआईबी है, सारी चीजें यहाँ पे जल्दी से हम देख लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पर्सनालिटी से। इस पर्सनालिटी को तो सभी लोग आज जानते हैं, इतना फेमस ये पर्सनालिटी हो चुके हैं। आपको बता दें, ये एक छोटे से गांव से निकल के आते हैं, जिस गांव का नाम है क्या, आपको पता है? तो ये कांद्रा विलेज से निकल के आते हैं। कांद्रा विलेज कहाँ पे है? आपके हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? तो पानीपत का सब डिवीजन है। यहाँ से निकल के इन्होंने आया और यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने एक ओलंपियन मेडल भी जीता। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जो अभी आपके बुडापेस्ट में चल रहा है, वहाँ पर जा कर के वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीता। तो और ये गोल्ड यहाँ पर जीते हैं और कई सारे रिकॉर्ड को आगे तोड़ने की बात भी बोल रहे हैं। इनका नाम नीरज चोपड़ा है। नाम के तो मोहताज नहीं है, सारे लोग इनको आज इस समय जानते हैं। तो यही चीज़ें हैं। इन्होंने ये बोला है कि मैं 90 मीटर का मार्क अपने जीवन में रखा हूँ, इसको अचीव करना चाहता हूँ। देखिए इनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इतना कुछ हासिल करने के बाद ये जीवन में फुल स्टॉप नहीं लगाए हैं। तो इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए कितना मेहनत करने की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। ये स्वयं यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है इनका क्या हार्डकोर, कितना ये मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो छोटे से विलेज से निकल के, कांद्रा विलेज से निकल के यहाँ तक पहुंच जाना फ्रेंड्स, ये कोई मामूली टास्क नहीं है, छोटी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है और 88.17 मीटर की डिस्टेंस को ये जेविलान थ्रो में कवर किए हैं। तो किस स्पोर्ट से जुड़े हैं, कितने मीटर भेजे, कहाँ पे हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ। सारी चीज़ें डिटेलिंग यहाँ पे दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इनको अप्रोच किए हैं, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान और भी सारे लोग, कितने कितने के मैं नाम लूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं अब तो याद ही है। अब ये एक्स पे इनका बहुत सारा चीज़ें चल रही है। एक्स पहले फॉर्मरली जो ट्विटर जाना जाता था वही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नया न्यूज़ है बुडापेस्ट को लेकर ही। तो यहाँ पे लिल्स जो अमेरिकन के स्प्रिंटर हैं, धावक हैं, इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड जीतते हुए नजर आया। कहाँ पे? तो आपके बुडापेस्ट चैंपियनशिप में। तो 27 ईयर ओल्ड हैं ये। 100 मीटर 9.83 में क्लेम किए हैं, ये चीज़ें जीतते हुए नजर आए हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, यूसैन बोल्ट जो जमाइका से निकल के आते हैं, वो 100 मीटर कितने सेकेंड्स में उन्होंने कवर किया है? यहाँ पे ये बातें मुझे बताइए। 200 मीटर इन्होंने 19.52 सेकेंड्स में जीता हुआ है। और बोल्ट के अलावा ये पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर का मतलब क्या? जो रन करते हैं, धावक होते हैं, उन्हें स्प्रिंटर बोला जाता है। तो 200 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी ये जीते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर्सनालिटी को यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा था, विट्ठल विध्वंसक क्या है और यहाँ पे कुलवप्पा और ड्रोनवप्पा क्या है, तो सीधे आंसर पे चलेंगे और यहाँ पे देख लेंगे। तो विट्ठल विध्वंसक की अगर बात करें यहाँ पे, तो यह एक ब्राह्मणिकल सर्मोनियल जो पॉल्यूशन वहाँ पे चल रहा था, यानी ब्राह्मण का जो वर्चस्व बढ़ चुका था, इतना समाज में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ चुका था, उसी को लेकर के गोपाल बाबा वालंकर ने इसको पब्लिश किया यहाँ पे। तो ये एक चीज़ें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो ये गोपाल बाबा यहाँ पे महर कास्ट से निकल के आते हैं, जहाँ से अंबेडकर साहब निकल के आते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इसी कास्ट से निकल के आते हैं। क्वेश्चंस कई बार बना हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाप का मतलब होता है बुआई करना, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, ये जो टेक्स्ट है इंस्क्रिप्शंस यही चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लैंड मेजरमेंट है उस चीज़ से गुप्ता पीरियड में यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके लिए प्रयोग होता है अंगुला, जो 3/4 इंच था, हस्ता जो क्यूबिट को डिनोट करता था, और मिडिल फिंगर जो यहाँ पे 18 इंचेज के आसपास। जो लार्ज डिस्टेंस अगर मेजर करने की बात आती थी प्राचीन समय में, तो यहाँ पे अधवपा जो 3/8 यानी ½ एकड़ के आसपास, ड्रोन वेपा जो 2 एकड़ के आसपास यहाँ पे, और कुल वपा 12 से 16 एकड़ के आसपास यहाँ पे चीज़ें थी। तो ये मेजरमेंट का एक तरीका था जो आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का चीज़ें आपको मैं बताया हूँ। आशा करते हैं ये क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि जो भी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दिया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई है। चलिए अब पीआईबी डाटा देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया और बांग्लादेश अपना 5वां एनुअल डिफेंस डायलॉग 28 अगस्त 2023 को यहाँ पे ढाका में संपन्न किया, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे श्री गिरिधर अरमाने, और वहाँ से अगर बात करी जाए काउंटर पार्ट यानी बांग्लादेश से, तो लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान जी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का 9 साल पूरा हो गया है, जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जो 9 साल पूरा कर लिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू है, ये संथाल कम्युनिटी से निकल के आती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नंदामूरी तारक रामाराव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टर, पर्सनालिटी और लीडर ये रह चुके हैं। इनकी पैदाइशी की बात करी जाए तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी से निकल के आते हैं। अगर इनका डेथ माना जाए तो आंध्र प्रदेश जो अभी रिसेंटली आपका हैदराबाद बन चुका है वहाँ पे निकल के आते हैं। कार्डियाक प्रॉब्लम की वजह से इनकी डेथ होती है। तो इनकी जो सेंटेरियन 100 साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी अगर मनाई जा रही है, 100 साल पूरा हो गया है 28 अगस्त 2023 को, उसी पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्वाइंस रिलीज किया है। तो याद रखिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए गोल्ड विनर जो भी हैं उनको लेकर के, नीरज चोपड़ा को लेकर के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जो बताया उसी पे एडिटोरियल निकला है। कुछ डिटेल और फास्ट चीज़ें देखी जाएगी ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे समझने को मिले। तो नीरज चोपड़ा का जो ग्लोरियस चैप्टर है वो शुरू हो चुका है और आगे भी बहुत सारे गोल्ड ये जीतने वाले हैं। एथलेटिक चैंपियनशिप जो बुडापेस्ट में चला है वहाँ पे गोल्ड तो लेकर के आए ही हैं। इस प्रकार का कृत्य करने वाले नीरज चोपड़ा सेकेंड हैं। इंडिया के थर्ड मेडल की तरफ अगर बढ़े हैं, उसके पहले अगर बात करी जाए तो लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज यहाँ पे उद्घाटन करती हुई नजर आई थी। तो ये लॉन्ग जंपर थी अंजू बॉबी जॉर्ज, किस स्टेट से निकल के आती हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे यही है। पहले इंडियन ओलंपिक एथलीट चैंपियन यहाँ पे बने नीरज चोपड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेवलिन में यहाँ पे 88.17 मीटर की सेकेंड अटेम्प्ट में इन्होंने अचीव किया यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं पे बात करी जाए तो वर्ल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान 87.82 मीटर यहाँ पे अरशद नदीम यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गेम के चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे सिल्वर क्लिंच करते हुए नजर आया। तो दोनों लोगों का फोटो एक ही साथ आप लोग जाकर के देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 88.7 मीटर क्वालिफिकेशंस राउंड के लिए ये रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे ये सारी डिटेलिंग जो अभी आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड की जो चैंपियनशिप चल रही है अभी वो काफ़ी दर्शनीय है, देखने योग्य है। यूएस में 4x400 यानी 400 मीटर का जो रेस हो रहा है, रिले रेस, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड, और यूएस में ये चीज़ें काफ़ी हद तक 29 मेडल के साथ डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है, जिसमें 12 गोल्ड है। कनाडा की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 क्लेम किया है और 4 गोल्ड जिसमें है। चाइना अभी भी टाइटल के लिए जूझ रही है, यहाँ पे उसको टाइटल मिलता हुआ ही नहीं नजर आ रहा है। एशिया के गोल्ड की बात करी जाए यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है 5 से 3। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यूएस की स्प्रिंटर नोहा लील जो अभी आपको मैं दिखाया हूँ, वो जो
लील हैं वो क्या हैं, अमेरिका से निकल के आते हैं और पहले मेल हैं जो यूसेन बोल्ट के बाद 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की रिले टाइटल को यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। केनियन भी सुपर स्टार फैथ की पियोगन 1500 मीटर और 5000 डबल को यहाँ पे 5000 मीटर डबल्स में जीतते हुए रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए हैं। आशा करते हैं ये बुडापेस्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है उसकी सारी डिटेलिंग आपको मिल रही होगी। अच्छा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, सारी डिटेलिंग जब एक बार पूरी काउंट डिटेलिंग करके आ जाएगी मेडल की, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओल्ड टाइज यानी इंडिया और ग्रीस के बारे में बातें बोली जा रही हैं, बात करी जा रही है। ये बहुत एंशियंट टाइम से निकाल के लेके आया जा रहा है। और जैसे कि जब अलेक्जेंडर भारत पे आक्रमण किया था, जब भारत में कौन राज करते थे, तो मगध का राज्य था, यानी नंद वंश का राज्य चल रहा था और धनानंद यहाँ पे राज कर रहे थे। तो उस समय की भी चीजों को लेकर के जोड़कर देखा जा रहा है। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, क्वेश्चन पूछ दे तो आप याद रखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम्स में तो क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो किरिकासो मित्सोताकिस इनका नाम है। तो यहाँ पे मोदी हाईलाइट किए हैं इंडिया ग्रीस बायलैटरल रिलेशंस, और ये कहीं ना कहीं जो कम होता हुआ जा रहा था तो उसको और ज़्यादा बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। 1983 के बाद से यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर भारत का विजिट नहीं किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे विजिट किए और जो टाइज है उसको और ज़्यादा इंक्रीज किए, जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा इसको बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। यूरोप की बात करी जाए तो फ्रांस, स्पेन, इटली की सिप्रस, ये यहाँ पे और यहाँ पे रिलेशंस इसका है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोदी की जो विजिट हुई है अभी ग्रीस में, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से न्यू रिलेशनशिप को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। किस एंगल में, वो चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। इंडिया और ग्रीस की बात करी जा रही है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, किस प्रकार से हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे क्या चीज़ें लेकर के आए हैं, तो किस प्रकार से स्किल जो माइग्रेशन हो रही है, यानी भारत के लोग किस प्रकार से जा रहे हैं वर्ल्ड में, किस प्रकार से इम्पैक्ट हो रही है चीज़ें, किस प्रकार से मोबिलिटी पार्टनरशिप चीज़ें होंगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह चीज़ें जो चल रही हैं उसकी बातें करी जा रही हैं। कोऑपरेशन, सहभागिता की बातें बोली जा रही हैं। और इंडिया यूरोपियन यूनियन में जो अभी तक फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस हो नहीं पाया है उसको भी लेकर के बातें चल रही हैं, किस प्रकार से हम वहाँ पे कार्य करेंगे। 326 BC में यहाँ पे अलेक्जेंडर आया था जो भारत पे आक्रमण करने, उसकी भी लेकर के बातें चल रही हैं। टूरिज्म, ट्रेड पे बातें चल रही हैं। माइग्रेशन ऑफ लेबर, उसको लेकर के बातें चल रही हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं जो क्या दर्शा रही हैं, तो रिलेशंस को जो है और नए स्तर पर ले जाने की बातें चल रही हैं। क्योंकि कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। तो इकोनॉमिक गेटवे बनाना चाहता है भारत किसको, ग्रीस को, ताकि यहाँ पे सिंपली एंट्री मिल सके, यहाँ पे कहाँ पे, यूरोपियन यूनियन में, ताकि हम लोग जो ट्रेड है उसको ले आकर के और एक कदम आगे रख सके। इंडिया और ग्रीस अगर बात करी जाए तो दोनों कंट्री को कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे वो कहीं ना कहीं हमें कॉलोनी बनाए थे, और यहाँ से जो भी आर्टिफैक्ट्स थे, हमारे हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो भी चीज़ें थी उनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें आज आपको भी लंदन के म्यूजियम में भारतीय, ग्रीस या फिर वर्ल्ड की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कभी भी आप जाइए लंदन के म्यूजियम में, आपको ये चीज़ें, भारत की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि टीपू सुल्तान की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मैसूर किंगडम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, कर्नाटका किंगडम की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर देखने के लिए। तो भारत की वो चीज़ें हैं, हेरिटेज हैं, विरासत हैं, जो अपने लंदन में वो दिखाने का चार्ज भी करते हैं और आज भी उससे अर्निंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। भारत इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे यूनेस्को में क्वेश्चंस भी कर रहा है कि इसे रीस्टोर करना चाहिए, जिसका हो उसे सौंपना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग की, जो कि मैप के साथ आपको यहाँ पे चीज़ें होंगी। तो ग्रीस है यहाँ पे, और ग्रीस जो है सराउंडेड है एजियन सी से और आइनियन सी से और आपका मेडिटेरेनियन सी से। सी आप क्रेटे यहीं पड़ता है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ कंट्री से ये बॉर्डर टच करता है, जैसे अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की। तुर्की से ये बॉर्डर टच करता है, 4 कंट्री से, जो आपको पता होना चाहिए। मेडिटेरेनियन सी में इसके बहुत सारे वैसे छोटे छोटे आइलैंड हैं जो आपको
यहाँ पे मेनली यहाँ पे कुछ आइलैंड्स आपको पता होना चाहिए, सी आप क्रिएटेड, ये सारे लोकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो प्लस यूजफुल लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ग्रीस की स्ट्रेंथन की बात करी जा रही है, किस प्रकार से इसकी टाई है इजराइल और सिप्रस कंट्री के साथ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि भारत का क्या रिलेशंस इससे किस प्रकार से डेवलप होगा। तो इसका जो कोलिशंस है ये तुर्की को काउंटर करने के लिए किस प्रकार से भारत इसमें इंटेंगल करेगा और हस्तक्षेप करेगा। इंडिया माइट फाइंड सम कॉमन ग्राउंड, कुछ तो कॉमन ग्राउंड लेकर के भारत को आना पड़ेगा ताकि दिल्ली और अंकारा यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो रोल है OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ये कई बार मैं बताया हूँ, ये कश्मीर के ऊपर हमेशा रिमार्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्री हमेशा कश्मीर के ऊपर जो मुस्लिम कंट्री हैं रिमार्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और कश्मीर की अगर बात करी जाए तो जब से लद्दाख और 35A और 370 यहाँ पे चीज़ें हुई हैं तो कहाँ से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, वर्ल्ड की इस पे नज़र है, क्योंकि मुस्लिम एरिया है इसलिए वर्ल्ड की नज़र रह रही है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भी कई लोग यहाँ पे एक्टिविटी में आ जाते हैं। इंडिया और ग्रीस की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो एंशिएंट मैरीटाइम पावर जो है यहाँ पे उसको मेंटेनेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत रखने की बात बोली जा रही है। मित्सोताकिस की बात करी जाए, मित्सोताकिस जो वहाँ के PM हैं, तो यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है कि दोनों यहाँ पे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन और इंडो पैसिफिक रीजन में कहीं ना कहीं मिलकर के आगे चलने की जरूरत है। चंद्रयान 3 पे बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक प्रकार से केवल यही नहीं, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है अगर बात करी जाए भारत के लिए, तो भारत के लिए अचीवमेंट है, वर्ल्ड यहाँ पे सराहना भी कर रहा है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, दोनों कंट्री की रिलेशन, कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सारी चीजें और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब नेक्स्ट एडिटोरियल को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो इकोनॉमिक क्लेम कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, किसके आधार पे क्लेम कर रहे हैं, क्या क्या लूप होल्स है, कमियां हैं, गलतियां हैं, वो सब भी यहाँ पे देख लेंगे। बात करी जा रही है PPP बेस्ड GDP एस्टिमेट की, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो अब ये क्या होता है PPP बेस GDP एस्टिमेट, थोड़ा सा यहाँ पे हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, इसका मतलब जो आपको यहाँ पे 300 रुपए में चीज़ें मिल रहा है वहाँ पे आपको $4 में मिलेगा। कहाँ पे? अमेरिका में। इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। डॉलर में कन्वर्जन की बातें हो जाती हैं यहाँ पे GDP की, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये पुअरेस्ट इन G20 फिर भी हम लोग पर कैपिटा इनकम में आ जाएंगे। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम अगर बात कर रहे हैं, कंसीडर अगर करेंगे PPP बेस्ड GDP एस्टिमेट, तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो आपको कन्वर्जन डॉलर का भी बताया। ब्रिक्स के फोरम में यहाँ पे डायलॉग हुआ जोहान्सबर्ग में, जो भी अटेंड किए प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जल्द ही हम लोगों की हो जाएगी। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं उसी के आधार पे पूरी की पूरी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री यहाँ पे 2025 तक डेडलाइन सेट किए हैं कि ये टारगेट को हम फेस करेंगे। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछा है 5 ट्रिलियन 2025 तक है कि 24 तक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2025 तक कर दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक भी यहाँ पे आया, फिर भी टारगेट यहाँ पे चीजें हैं। दूसरी चीजें, मोदी जो है यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहे हैं, तो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये यूज कर रहे हैं, नॉमिनल GDP यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, नॉमिनल GDP जब भी यूज करेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड जाता है, यानी हाई प्राइस राइज के अनुसार ही वो GDP निकल के आती है। तो जाहिर सी बात है ये बहुत हाई GDP निकल के आएगी कि देश बड़ी तरक्की कर रहा है, बहुत प्रॉस्पेरस हो रहा है, देश जो है बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहा है। तो ये नॉमिनल GDP के अंतर्गत चीज़ें आती हैं। ये बेस ईयर को काउंट नहीं कहता है, ये साल, ये पूरा का पूरा आपका करेंट ईयर को, करेंट प्राइस को, इन्फ्लेशन को काउंट करके GDP को दिखा देता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जब भी नॉमिनल की बातें करी जा रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए यहीं से बनेगा, क्योंकि अंदर की बातें यहाँ पे जो आपको बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे नॉमिनल को कंसीडर करके आ रहे हैं, जबकि रियल GDP बात करी जा रही तो बहुत ज्यादा कम है। पर कैपिटा इनकम भी हम लोगों का बहुत ज्यादा कम है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइए, लेकिन नॉमिनल के टर्म पे बनाइएगा जिसमें हाई इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाता है, तो ये तो गलत है यहाँ पे सीधे। अब थोड़ा सा अंतर अगर देखा जाए जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए,
तो यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, दो जीडीपी यहाँ पे दिया है। इसका मीनिंग यहाँ पे देख ही दिए हैं। करंट मार्केट प्राइस के अनुसार नॉमिनल यहाँ पे हो जा रहा है, और यहाँ पे प्री डिटरमाइंड यानी बेस प्राइस होता है एक मार्केट का, उसके आधार पे हो रहा है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट किया जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेशन को अकाउंट किया जा रहा है, और रियल जीडीपी एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होती है, यानी इसको एडजस्ट किया जाता है इसमें नॉन एडजस्टेड करंट प्राइस के अनुसार। करंट मार्केट प्राइस जो भी आपको बता रहा हूं, बेस ईयर इसको दिखाया जाता है। एक बेस ईयर माना जाता है प्री डिटरमाइंड पहले ही, जो एवरेज लगभग निकल के चीजें आती हैं बेस के आधार पे। तो यहाँ पे इसको कंसीडर किया जाता है रियल जीडीपी में। वैल्यू ऑफ जीडीपी बहुत हाई होता है, इतना हाई कि लगता है कितना तरक्की कर रहा है, जबकि रियल जीडीपी में देश की औकात मालूम चल जाती है। यूजेज की बात करी जाए अगर यहीं पे, तो इसका जो क्वार्टर ऑफ द गिवन ईयर यहाँ पे इसको कंपेयर किया जाता है। यहीं पे बात करी जा रही है 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर, इसको लेकर के चला जा रहा है, 2+ ईयर को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी एनालाइज्ड इजिली, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ में एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि रियल में कितना ये ग्रोथ किया है, तो इसलिए इसको सही नहीं माना जाता है। यहीं पे रियल जीडीपी की बात करी जाए तो गुड इंडिकेटर माना जाता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ सही ढंग से हमें पता चल पाता है। तो मोदी जी नॉमिनल जीडीपी को यहाँ पे हमेशा क्लेम करके दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। फिनमिन भी अपनी फिनेंस मिनिस्टर भी अपनी निर्मला सीतारमन जी, वो भी इसी को क्लेम करती हैं। तो इसको क्लेम करके क्या होगा, आप रियल जीडीपी की बातें ही नहीं करते हैं। अब यहीं पे बात करी जा रही है, जो अभी बात चल रहा है रियोटोरिक वर्सेस, ये चीज़ें रियल वर्सेस रियोटोरिक, ये चीज़ें अगर हम देखा जाए तो चाइना की बात करी जाए जो PPP पे है, तो ये फर्स्ट रैंक निकल के आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट सेकेंड, इंडिया जो है थर्ड, ये PPP पे निकल के आ रहा है। अगर वहीं पे कांस्टेंट प्राइस निकल के आ रहा है तो इंडिया का 6वां रैंक यहाँ पे हो जा रहा है। ये भी चीजें याद रखिएगा, 3 ट्रिलियन के आसपास 6वां रैंक आ रहा है कांस्टेंट प्राइस पे। तो कांस्टेंट प्राइस यहाँ पे जीडीपी पे जो निकल के आ रहा है वो हो रहा है, और करंट प्राइस की बात करी जाए तो यहाँ पे 5वें नंबर पे हम आ रहे हैं। तो इसी की हम बात कर रहे थे, जो आपको पता होना चाहिए। यहीं पे अगर बात करी जा रही है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, जो अभी G20 की मीटिंग होने वाली है और आ रहे हैं लोग, तो उसको अगर देखा जाए तो भारत कहाँ पे है, ये देखिएगा सबसे नीचे पायदान पे भारत पहुंचा हुआ है। इसकी पर कैपिटा इनकम भी 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार कितनी है आप देख सकते हैं, इतनी लो है। और ऊपर से देखिए यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, इटली, जापान, तुर्की भी, रशिया, अर्जेंटीना भी, मैक्सिको भी, चाइना तो ये है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इतनी सारी कंट्री हमसे ऊपर चल रही हैं। हम ही लोगों की पर कैपिटा इनकम, यानी लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। आप देखिए जीडीपी बढ़े, इसका मतलब क्या, जो रिच हैं वो और ज्यादा रिच हो रहे हैं, और जो पुअर हैं वो या तो स्टेबल हैं या नीचे चले जा रहे हैं। तो जो गैप है ना वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी को तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, इसी को जीडीपी आप बढ़ता हुआ दिखा दे रहे हैं। तो कैसे, क्योंकि बड़े जो टाइकून हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस क्लास हैं, उनका इनकम बढ़ रहा है, लेकिन जो आपका मास पीपुल है ना उसका इनकम स्टेबल है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है जो आपको चीजें पता होना चाहिए। बॉटम 50%, टॉप 10% और टॉप 1%। टॉप 1% की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो इंडिया की हम सबसे पहले चीजें लेंगे। आप देखिए टॉप 1% 13.13% ये शेयर प्री टैक्स नेशनल इनकम में रखे हुए हैं। यहीं पे ये मास निकल के आती है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, टॉप 10%, और यहाँ पे टॉप 50% 21.73%। तो इस प्रकार की चीजें निकल के आती हैं, काफी डिफरेंसेस निकल के आ रही हैं इनकम में। तो इनकम पैरिटी है ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी हो जाती है अगर बात करी जा रही है पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है, जो आपका पॉपुलेशन होता है और जो आपका जीडीपी होता है, ये चीजें याद रखिएगा। उसी के आधार पे यहाँ पे निकाला जाता है कि एक व्यक्ति का आय देश में कितना है, उसी को पर कैपिटा इनकम बोल दिया जाता है। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आर्टिकल 35A यहाँ पे, जो डिनाई कर रहा है जम्मू कश्मीर के बहुत सारे राइट्स को, उसी को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो
DY चंद्रचूड़ हैं, ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आर्टिकल 35A यहाँ पे स्पेशल राइट्स जो दिया गया था, तो आप बिना स्टेट के इजाज़त से ये अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की चीज़ ये डायरेक्टली बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट तो इस प्रकार की चीज़ें कर ली। आर्टिकल 370 भी एब्रोगेट की। 377 क्या है? 377 और 370 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपका ट्रांसजेंडर से निकल के आ रहा है, ये आपका J&K से निकल के आता है। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको मुझे बतानी थी। तो अब देखते हैं क्या जजमेंट फाइनली निकाल के देते हैं, क्योंकि ये बोलना तो शुरू कर चुके हैं पिछले 10 दिन से। इसरो यहाँ पे लॉन्च किया है आदित्य, मतलब लॉन्च करेगा आदित्य L1 सितंबर 2 से, और ये स्टडी करेगी सन की किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे लैंडर गया था जिसका नाम विक्रम है यहाँ पे, तो ये लैंड करने के बाद एक क्रेटर के आसपास पहुंचा। तो क्रेटर क्या है? वहाँ पे जो वहाँ पे गड्ढे होते हैं, जैसे कि वॉल्केनो से बन सकते हैं या फिर उल्कापिंड से टकरा के बने हुए हैं। तो कई प्रकार से ये गड्ढे बने हुए हैं जिसे हम क्रेटर बोलते हैं। वहाँ का जो क्रेटर है, बड़े बड़े क्रेटर हैं, कोई 300 किलोमीटर का है, कोई 50 किलोमीटर का है, तो इतने बड़े बड़े भी क्रेटर हैं। तो ये चलता हुआ रोवर गया है, जो आपको पता होना चाहिए। इमेज दिख ही रहा है, ये इमेज मून का लिया गया है और लैंडर से। तो लैंडर और रोवर दोनों आपस में कम्युनिकेशंस अच्छे बनाए हुए हैं, काफी अच्छा से वर्क हो रहा है। L1 के ऊपर यहाँ पे कार्य चल रहा है। आदित्य L1 सूर्य का मिशन है, भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। यहाँ पे WFI सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोविजनली अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सस्पेंड करता हुआ नजर आ रहा है भारतीय रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया को। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन समय पे नहीं कराया है। इसी तरह बात करी जा रही है इंडियन रेसलर की, तो ये कहीं ना कहीं कम्पीट कर रहे हैं, नहीं कर सकते किसके? तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये नहीं कर सकते अगर इस प्रकार का कंटिन्यू रहा बैन। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो आपको मैं बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली बात करी जा रही है, तो WFI के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप लगा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? ब्रिजभूषण शरण सिंह। तो खिलाड़ी अपना गंगा में मेडल भी बहाने पहुंच गए थे। इतना लंबा प्रोटेस्ट करने के बाद इनको कहीं ना कहीं डिस्प्लेस किया गया है। अब देखते हैं किस प्रकार से इलेक्शन ये कराते हैं, किस प्रकार से चीज़ें रिज्यूम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनली तो सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। फॉक्सकॉन के फाउंडर जिनका नाम गोऊ है, ये अब क्या किए? ताइवान के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। तो याद रखिएगा, फॉक्सकॉन एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो यहाँ पे बनाती है। कहाँ की है? ताइवान की ये कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। लीबियन PM सैक्स मिनिस्टर अजरो ओवर इजराइल मीट ग्रुप। तो ये लीबिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये इशू निकल के आ रहा है। लीबिया में आपको बता दें किस प्रकार की गवर्नमेंट चल रही है, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो लीबिया में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है। अगर बात करी जाए तो वहाँ पे जो भी सिस्टम है वो फेलियर होती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट रीजनल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे ही चल रही हैं। तो आर्मी के अंदर ही बहुत सारे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। फ्रांस जो है बैन करने जा रहा है अभ्यास को। अभ्यास का एक बैगी टाइप का ब्लैक कलर का, ये ऑलमोस्ट मिलता जुलता होता है आपका क्या? बुर्का से, जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये बुर्का नहीं है। अभ्यास जो है वो अलग होगा। तो स्कूल से इसको हटाने की बात करी जा रही है। कहाँ के? फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो गैब्रियल एटल यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो ग्रे एरिया है, जैसे कि सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं, तो ये क्लासरूम में कोई भी अगर बुर्का पहन के एंट्री करता है तो क्या ये रिलीजन को सबसे पहले दर्शाता है। अगर कोई भी ड्रेस पहन के स्कूल ड्रेस पहन के कोई एंट्री करेगा तो क्या कोई उसे अलग निगाह से देखेगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, बहुत सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब चीज़ें वाली भावना
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग बचपन वाले लेवल पे, यानी जब स्कूल वाले लेवल पे हम लोग हैं, उसी लेवल से ही ये चीज़ें अगर हम लोगों के माइंड में इम्बेड करी जा रहेंगी तो ये क्या होगा, ये कम्युनल आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं निकल के आएगी। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए फ्रांस यहाँ पे एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए, एक रिवर है जो मैं कवर कर लेता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, उरल रिवर। काफी इंपॉर्टेंट रिवर होता है, उरल माउंटेन भी है, बाउंड्री बनाता है लगभग कहाँ पे, तो यूरोप का और एशिया का, रसिया का ये बाउंड्री बनाता है। तो एशिया में ये पाई जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। ये रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, तो रसिया और कजाकिस्तान से फ्लो करती है, कॉन्टिनेंटल बॉर्डर बिटवीन यूरोप और एशिया। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, उरल माउंटेन से होती है, जो अभी आपको बताया, और डिस्चार्ज करती है कैप्सियन सी में जाकर के मिल जाती है। 2448 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तीसरी लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की बात करें, वोल्गा और दनुबा के बाद। ये दोनों भी रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको भी मैं कवर करूंगा जब आपको यूरोप पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ें, 18th लॉन्गेस्ट रिवर एशिया में ये जानी जाती है। उरल रिवर की जो हम बात करें तो कन्वेंशनली अगर बात करें, ट्रेडिशनली, तो ये बाउंड्री के रूप में माना जाता है, यूरोप और एशिया की बाउंड्री। तो अगर आपका रसिया ये है, अच्छा कुछ रसिया आपका यूरोप में भी है, ये बात आपको पता है कि नहीं? तो इसलिए यही चीज़ें बाउंड्री करती हैं कि यहाँ पे जो रसिया है, उसके बाद ये यूरल अगर ये माउंटेन है तो यही वाली पार्ट यहाँ पे मानी जाती है, जो आपको अभी दिखाऊंगा। उरल राइज करता है नियर माउंट क्रूगलियान और उरल माउंटेन के आसपास से। ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए जो कि अप स्ट्रीम है, तो कुसुम, डेरकुल, चागन, इर्तेक, उतोवा और इलेक इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। बुलसाया, चोपदा और किंडेल, सकमारा, टनलिक इसकी मेजर राइट ट्रिब्यूटरी है। तो रिवर देखिए किस प्रकार से जाकर के कैप्सियन सी में मिल जा रही है, और यहाँ पे यही रिवर माउंट जो आपका उरल में बोल रहा था माउंटेन, इसी से निकल के आती है और जाकर के मिल जाती है। ये कजाकिस्तान प्रोविंस और ये आपका कैस्पियन सी कितने कंट्री से बॉर्डर टच करता है, मेरा क्वेश्चन यही आपसे है। फ्रेंड्स, आज की द हिंदू एडिटोरियल फिनिश हो गई। आशा करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अपने रिश्तेदारों से, तो ये आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।